अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। एक ऐसे मौके पर जब ये नज़र आ रहा था कि ईरान और अमेरिका किसी डील के करीब पहुंच चुके हैं, तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक नई बहस छेड़ते हुए तमाम मुस्लिम ममालिक से ये मुतालबा कर दिया है कि वो जारी मुज़ाकरात के अख्ताम पर इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बन जाएं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान और दीगर ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें, मगर साथ ही ये भी कह दिया कि मुमकिन है कि एक या दो ऐसे ममालिक भी हैं जिनके पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न होने की कोई वजूहात हो, तो उसको कबूल कर लिया जाएगा। ये एक बड़ा मिक्स सा उनका बयान है, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ईरान अमेरिका के साथ डील के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये भी एजाज़ की बात होगी। अब इस पर यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये ममालिक अब्राहम अकॉर्ड पर राज़ी होंगे, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत तो ममालिक की इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से बड़ी वाज़ेह पोजीशन है, जिसके मुताबिक 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जोग्राफाई हदूद पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और अल-कुद्स को उसका दारुल हुकूमत तस्लीम करना, ये एक स्टेटेड पॉलिसी है ममालिक की, बिलखुसूस पाकिस्तान की। तो अब यहाँ पर नाज़रीन हम आपको ये भी बता देते हैं कि इब्राहिमी मुआहदा क्या है। अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका की सालसी में इसराइल अरब ममालिक के दरमियान तय पाने वाले मुख्तलिफ तारीख़ी मुआहदों का एक मजमुआ है, जिसका बुनियादी मकसद इसराइल और कई अरब ममालिक के दरमियान सिफारती, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात को मामूल पर लाना था। यूएई और बहरीन पहले ही इस मुआहदे का हिस्सा बन चुके हैं और अब ये सदर ट्रंप की तरफ से मुतालबा सामने आ रहा है। एक तरफ सदर ट्रंप के ये बयानात हैं, तो दूसरी तरफ अमरीकी ऑफिशियल्स के, जैसा कि अमरीकी स्टेट मार्को रूबियो के बयानात हैं, जो इस उम्मीद का इजहार करें कि जल्द कोई डील हो जाएगी। मार्को रूबियो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डील से मुतालिक काम अभी भी जारी है और हम सोच रहे थे कि शायद कल रात तक मुज़ाकरात से मुतालिक कुछ खबर मिल जाए, लेकिन अब हो सकता है इस हवाले से अनकरीब कोई खबर आए। तो बड़ी मिक्स सिग्नलिंग है, जिस तरह कि आपने सुना अमेरिका की तरफ से। एक तरफ जल्द मुआहदा होने की भी बात, दूसरी तरफ यही कि इसमें वक्त भी लग सकता है। ईरानी वजारत ख़ारजा की अगर हम बात करें तो उनके तर्जुमान इस्माइल बक़ई के मुताबिक पाकिस्तानी सालसी के जरिए ईरान और अमेरिका मुआहदे के ज़्यादातर निकात पर इत्तेफाक राय के करीब पहुँच चुके हैं। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अगर बुनियादी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय हो जाता है तो फिर जोहरी मामलात समेत दीगर अमूर पर अगले कुछ अरसे में तफसीली बातचीत होगी। तो नाजरीन, अब ज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की सालसी है और बिलखुसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुतहरिक किरदार, उसके बाद अमरीका और ईरान के दरमियान बुनियादी ड्राफ्ट पर मुआहदे का इम्कान मौजूद है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा चीन में मौजूद हैं, उन्होंने ग्रेट हॉल ऑफ द पब्लिक में खिताब करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुज़ाकरात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं और इम्कान है कि जल्द कशीदगी ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अहम किरदार की तारीफ़ करते हुए कहा कि कशीदगी कम कराने और मुज़ाकरात को दुरुस्त समत पर लाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी और अहम किरदार अदा किया। किस हद तक दुरुस्त है ये उम्मीद इस वक्त कि चीज़ें दुरुस्त डायरेक्शन में जा रही हैं और अनकरीब कोई मुआहदा हो सकता है। इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम का आखिर में एक मौजू पाकिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस भी होगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, और डॉक्टर कमर चीमा साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर। इस प्रोग्राम में हमें सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस साहब भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, पहले हम सदर ट्रंप की बात कर लेते हैं, जो अब अब्राहम अकॉर्ड्स के बहस को उन्होंने छेड़ा है और किस अंदाज में वो हमने अपने नाजरीन के सामने रखा है। आपकी नज़र में ये एक जो ममालिक कोशिश कर रहे थे सालसी के लिए मामलात को बेहतर तरफ लेकर जाने के लिए, उन मुस्लिम ममालिक को सदर ट्रंप ने एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाला है या इसको सिर्फ सदर ट्रंप के एक बयान की हैसियत ही दी जाए? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए अफसर साहिबा, देखिए पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि जब अब्राहमिक अकॉर्ड की कन्वर्सेशन ट्रंप साहब के पहले दौर में हुई, तो उस वक्त 3-4 जो मुल्कों ने ज्वाइन किया, तो बेसिकली इजराइल को मेन स्ट्रीम किया जा रहा था कि वो मिडल ईस्ट में मेन स्ट्रीम हो और ताकि एक ब्रॉडर किसी वक्त इंगेजमेंट हो सके। उसके ऊपर उन्होंने कोशिश की। 3-4 मुल्क जो हैं उन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड साइन कर लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो 7 अक्टूबर हुआ, उसके बाद इजराइल ने जो जेनोसाइड किया, जो गजा के अंदर हुआ, जो फ़लस्तीन के अंदर हुआ, आप क्या इस वेस्ट बैंक में जो वो कर रहे हैं, जो लेबनान में वो कर रहे हैं, जो उन्होंने सीरिया में जो उन्होंने किया, आपको लगता है कि अरब ममालिक जो हैं या कोई और मुल्क जो है, पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हम इजराइल को कोई रिकग्नाइज करेगा या कोई अब्राहमिक अकॉर्ड करेगा? तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दुनिया के हर फोरम पे जाके
हमने गजा का केस जो है वो लड़ा है। और इस जो सिचुएशन अभी है कि हम पाकिस्तान जो हेल्प कर रहा है ईरान और अमेरिका और ब्रॉडर मिडल ईस्ट की इस नेगोशिएशंस के अंदर, इसको अगर लिंक करने की कोशिश करेंगे तो ये तो मुमकिन नहीं होने वाला। एक तो उन्होंने कल ट्वीट की, इससे पहले कहा जाता है कि जो टेलीफोन कन्वर्सेशन थी जब राइट आफ्टर फील्ड मार्शल ईरान से निकल के पाकिस्तान आए, तो चीजें जब उनके सामने गई तो एक उन्होंने फोन कन्वर्सेशन की, उसमें भी उन्होंने कहा था अरब लीडर्स को कि जनाब आप अगर अब्राहमिक अकॉर्ड साइन करें, तो कहा जाता है कि तमाम जो अरब लीडर्स थे वो खामोश हो गए। तो इवन ट्रम्प साहब ने कहा आर यू देयर, तो मतलब इस तरह की बात भी रिपोर्ट हुई है। सो सवाल ये है कि ये मुमकिन नहीं है। कोई अरब जो मुल्क है, कोई दुनिया का जो मुल्क है, इवन अब देखिए अब तो स्पेन और वेस्टर्न ममालिक ने सपोर्ट की है वो गजा की और फलस्तीनियों की, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल कार्ड उन्होंने खेला है। ठीक है। और इसराइल को खुश करने के लिए, इसराइली लॉबी को खुश करने के लिए, उनके जो सन इन लॉ है जैरेड कुशनर, उनको खुश करने के लिए ये एक कार्ड खेला है ताकि मैं डील भी ले सकूं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। एक प्रेशर इसराइल की तरफ से है, एक प्रेशर उन लोगों। आप इमेजिन करें ना, जब ट्रम्प साहब ये इस वक्त बात कर रहे थे अरब लीडर से, ना उनके पास मार्को रूबियो थे, ना जेडी वैंस उनके पास थे, ना सेक्रेटरी ऑफ वॉर उनके पास थे, वो अकेले थे, और प्लस जो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ थे। तो इट मींस कि और ना ही उनके जो चेयरमैन जॉइंट चीफ उनके पास थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो फैसले खुद करते हैं और एक दो बंदे उन्होंने अपनी मर्जी के साथ रखे हुए हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता। ना इसको कोई कबूल करेगा, ना अरब लीडर्स कबूल करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इजरायली लॉबी, जी। अपने सन इन लॉ और इजरायली गवर्नमेंट को खुश करने के लिए की कोशिश की है कि हम ये करने जा रहे हैं। बाकी दिस इज नॉट पॉसिबल। ब्रिगेडियर साहब, आपकी नज़र में इस वक्त ये बहस छेड़ने का सदर ट्रंप की तरफ से आपको क्या मकसद नज़र आता है? ये हो सकता है कि आखिरकार मुआहदे में एक शर्त के तौर पर ये चीज़ भी सामने आ जाए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में ये ट्रम्प की एक पॉलिटिकल डिजायर है टू यूज द मोमेंटम, और इसको वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए चाहता है, एक स्ट्रक्चरिंग चाह रहा है, एक ब्रॉड मुस्लिम कंसेंसस वो चाहता है कि डेवलप हो इसराइल के खातिर। सो मेरे ख्याल में एक चीज़ बड़ी क्लियर है। देखिए तुर्की वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री, 1949 में उन्होंने रिकग्नाइज किया, 79 में भी सा कैंप डेविड हुआ, इसके बाद इजिप्ट ने इसको किया, और इसके बाद फिर बाकी मुस्लिम कंट्रीज है। अभी देखें ना, जीसीसी के अंदर बहरीन है, यूएई हमारे सामने एक ऐसी मिसाल है जो इजराइल के गोद में जाके बैठ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब गवर्नर जनरल थे तो उस वक्त उनको टेलीग्राम प्राइम मिनिस्टर इजराइल की तरफ से आया था, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। फिर हिस्टोरिकली देखा जाए तो लियाकत अली खान से भी एक प्रॉब्ली इन अमेरिका उस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिले थे, लेकिन ही रिफ्यूज। और सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान का जो स्टांस रहा है, बहुत प्रिंसिपल स्टांस रहा है थ्रू आउट, कि हमने बड़ा क्लैरिटी के साथ कर देखें ना, उस स्टांस के अलावा हमारे पासपोर्ट में तो क्लैरिटी के साथ है हम इसराइल नहीं जा सकते। फिर बस ये है कि हम कहते हैं टू स्टेट सोल्यूशन की बात है। 1967 से पहले के हालात जो बॉर्डर्स होंगे उस पर हम जाएंगे। अल-कुद्स अल शरीफ हम कहते हैं उनका बॉर्डर होगा। दैट इज वन थिंग जो एक हिस्टोरिक है, और हमारे ईमान का तकाजा भी यही है कि सब कुछ हम इसी तरह करें। सेकंड, इसराइल को हमने देखा कि 1980s में, लेट 80s में काउटम में जब हमला करना था, नेगो डेजर्ट में प्लानिंग की, उसका वहाँ पे एक रेप्लिका बना हुआ था। 1998 में जब हम एटॉमिक एक्सप्लोजन की तरफ जा रहे थे, उस वक्त इंडियन गुजरात में प्लानिंग हो रही थी, इंडिया से मिलकर स्ट्राइक्स करना था। कारगिल की जंग में उन्होंने मदद की। स्पाइस 2000 जो हमले में यूज़ हुए इंडिया ने दिए थे, जो बालाकोट में यूज़ हुए। सो एक क्लैरिटी हमारे जहन में है। सो देयरफॉर देखें कि हम पे कोई कंपल्शन नहीं है, ट्रम्प के कहने से यकीनन नहीं होगा। दैट्स वाई आपने देखा कि उन्होंने ये भी लिखा है एक या दो ममालिक ऐसे हैं वो नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान इस वन ऑफ दैट है। सो पाकिस्तान में क्लैरिटी है, पाकिस्तान किसी सूरत में इससे आगे नहीं हो सकता। बाकी जो मर्जी करते रहे, लेकिन पाकिस्तान कैटेगरिक है। पाकिस्तान, हम चाहेंगे इस गजा की 72,000 की शहादतों के बाद, और किसी सूरत में पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान हैज़ द क्लैरिटी
पाकिस्तान विल नॉट रिकग्नाइज इजराइल, व्हाट टू टॉक के हम डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करें। ये लगता है कि ये बात एक सरप्राइज़ के तौर पे इन ममालिक ने भी सुनी, क्योंकि यही जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसका डॉक्टर साहब भी हवाला दे रहे थे कि खामोशी छा गई जब सदर ट्रंप ने ये बात की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। इफ्तिखार फिरदौस साहब, आपकी नज़र में सदर ट्रंप ये जो बात कर रहे हैं ये अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन इसराइल को खुश करने के लिए है, या ये एक उससे बढ़कर सिग्नलिंग है जो उसके वक्त उनकी तरफ से की जा रही है? जैसा कि भी बात हुई, थोड़ी सी स्पेस भी बीच में दे रहे हैं कि जिन एक दो ममालिक की मजबूरी है उनको फिर हम मजबूर नहीं करेंगे अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए। आपसा अगर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल के ऊपर हम चले जाएं तो अभी तक उन्होंने ईरान का जो है तकरीबन 3 बार जो है वो सफाया जो है वो कर दिया। व्हाट आई पर्सनली थिंक इज कि जिस तरह की सिग्नलिंग उनकी तरफ से आई है, क्योंकि हम जब भी इस जंग का जिक्र पाकिस्तानी टीवी पर पर्टिकुलरली जो है वो करते हैं तो हम हमेशा इसको इस नजर से देखते हैं कि ये जंग सिर्फ यूएस और ईरान की है। ऑब्वियसली इजराइल इसका एक बहुत बड़ा जो है वो रोल है इस पूरी जंग के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी जो है वो ये है कि जब ये जंग जो है वो खत्म हो तो वो नेतन्याहू के ऊपर भी जो छुरी मंडरा रही है इस टाइम पर लोकल पॉलिटिक्स में, कि उनको भी एक ऑफ रैंप मिले ताकि वो कंप्लीटली तौर पर जो है वो स्क्वीज ना हो। तो अगर आप उनके लोकल कंजम्पशन के हवाले से जो है वो बात करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी लोकल जो वोट बैंक है उनका या उनका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उनके अवाम है, उनके लिए ये जो है ज़रूरी है कि उनको भी इस जंग के खात्मे से जो है कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिले। क्योंकि अगर आप इसराइल एट द एंड ऑफ द डे इजरायली एक्सपेंशन को जो है रोकने के लिए सारी जंग जो है वो की जा रही है, और जितने भी ममालिक इसका हिस्सा हैं इवन निगोसिएशंस के तौर पर, अल्टीमेटली तो जो है उनको भी कोई स्पेस जो है वो देनी पड़ेगी, इसलिए ये बात सामने आई है। पाकिस्तान का अगर आप जो है वो जिक्र करती हैं तो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, ये बात उस टाइम पर भी जो है वो सामने आई कि जब बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर जो है पाकिस्तान जाके बैठ रहा था तो ये चहमगोइयाँ आई थी कि अब तो इजराइल को एक्सेप्ट किया जाएगा और इब्राहिम अकॉर्ड्स की तरफ जो है वो जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि बोर्ड ऑफ पीस को पाकिस्तान ने अपने लिए जो है इस्तेमाल किया और काफी टैक्टफुली और डिप्लोमेटिकली जो है वो सारे मैन्यूवर को जो है हैंडल किया। फिर ये कहा गया कि आप जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज होंगे ISF उसका हिस्सा होगी जिसका मैंडेट जो है वो हमास को डीवेपनाइज जो करना है, उसका भी पाकिस्तान हिस्सा नहीं बना और उसको भी एडवांटेज के तौर पर जो है वो लिया गया। बोर्ड ऑफ पीस पे बैठकर पाकिस्तान ने सारे प्रोसेस में नेगोशिएशन का जो है वो हिस्सा जो है वो अपने यानी अपना जो है वो डाला है। तो ये एक सदर ट्रंप की तरफ से जो है एक सिग्नलिंग है जिसमें ये कहा जा सकता है कि शायद वो इजराइल को जो है वो स्पेस दें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरफ जो है वो ये बात जो है वो मंसूब कर रही हैं, इसका तो कोई चांस नजर नहीं आता क्योंकि उसके रिपरकशंस भी बहुत ज्यादा हैं। और दूसरी बात यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली और हमारे स्टेट का जो एक आइडियोलॉजिकल स्टांस है उसके बिल्कुल मुनाफी है, इसका होगा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, फिर अब इस मामले को कंक्लूड करने के लिए पाकिस्तान की इस मामले के ऊपर एक वाज़ेह पोजीशन फ़लस्तीन के हवाले से पॉलिसी अभी तक क्या है, कितनी कंसिस्टेंट रही है आज तक? देखें, आप इमेजिन करें कि हम तो हमारी सारी की सारी पॉलिसी ये है कि हम इंटरनेशनल लॉ के साथ खड़े हैं। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है। आपको याद हो आज से 1.5 साल पहले जब फील्ड मार्शल यूएन गए थे, यूएन जनरल सेक्रेटरी से मिले, तमाम वहाँ पे लीडरशिप से मिले, तो हमने तो फ़लस्तीन के इशू में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और इस तरह हम जो कुछ उन्होंने किया है गज़ा के अंदर, अभी आप इमेजिन करें स्टार्टिंग फ्रॉम कि हमने गज़ा से बच्चों को बुलाया जो डॉक्टर डिग्रियां कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे, उनको यहाँ पे इनवाइट किया, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेरा ख्याल है अभी भी। फिर प्राइम मिनिस्टर, पूरे का पूरा कंट्री, हमारी तो पॉलिसी क्लियर है। हम 2 स्टेट सोल्यूशन पे बिलीव करते हैं। हम जैसे भी ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे, हमें इस चीज़ में कोई आर नहीं है, ना हम किसी के बाउंड हैं, ना हमें कोई कंपल्शन है, ना हम किसी के प्रेशर में आएंगे, और ना ही पिछले 80 सालों में हमें कोई प्रेशर में ला चुका हुआ है। और आपका पासपोर्ट जो है वो मेरा ख्याल है दुनिया का डिफरेंट पासपोर्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कुछ सेकंड गेस करने की भी कोशिश करनी चाहिए या ये सोचना चाहिए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। पोजीशन क्लियर है, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, हमारी सोसाइटी। और मेरा ख्याल है कि इजराइल ने जो कुछ किया है गजा के अंदर, जो अमेरिका ने कोशिश की थी उसको मेन स्ट्रीम करने की, वो भी अब बैकफायर कर गई है। और कोई मेरा ख्याल है उनके साथ, आप अरब ममालिक मुसलमानों की बात करती हैं, आप तो वेस्टर्न वर्ल्ड उनके साथ ताल्लुकात ही रखी। फ्रांस ने कल अभी एक इजरायली मिनिस्टर की एंट्री बंद कर दी है। आप इमेजिन करें कि यूरोप वेस्ट के अंदर उनकी क्या एंट्रेंस है। कनाडा ने कहा है कि आप हमारे लोगों को उनको मारा गया है तो उन्होंने कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस करें। हर मुल्क वेस्ट के अंदर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। तो
मेरा नहीं ख्याल एक ऐसा शख्स जिसने जेनोसाइड किया हो और ऐसा मुल्क जिसकी पॉलिसी ये हो कि वो जिस अंदाज से मुसलमानों को गजा, आप सिर्फ लेबनान में देखें, उन्होंने पिछले 1.5 महीने में को 3-4 हज़ार बंदा शहीद कर दिया। क्या बात करनी है उनकी या कैसे? मेरा नहीं ख्याल, हमें ये सोचना भी चाहिए। ये एक बस उनका एक सोच, आपको पता है ट्रम्प साहब इस तरह के वाइल्ड जी। आइडिया शेयर करते रहते हैं। सो लेट्स टेक इट दैट वे। चलें, अब आप तीनों का यही ख्याल नज़र आता है हमें कि इस सदर ट्रंप का ये इसको कहा जाए, ख्वाहिश कहा जाए, या फिर एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी कहा जाए, इसको कोई ज़्यादा अहमियत ममालिक की तरफ से बिलखुसूस पाकिस्तान नहीं दी जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब बात करते हैं पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से जो अभी भी बरकरार है। अफगानिस्तान से मुल्हिका जो 2 पाकिस्तान के सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, मुसलसल दहशतगर्दी की जद में है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 1 माह से खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है और अब कल कोयटा में चमन फाटक के करीब शटल ट्रेन पर हमला किया गया, जिसमें FCI एहलकारों समेत 14 अफराद, आम शहरी जो आसपास मौजूद थे वो शहीद हुए, जबकि 20 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। ये नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम दहशतगर्द ग्रुप BLA ने कबूल की है और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के हवाले से ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि भारत अफ़गानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करवा रहा है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो इस तरह के जो सिक्योरिटी का चैलेंज है, इसको देखते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी पर किन हवालों से गौर करने की ज़रूरत है। सो अब हम स्टूडियो में इफ्तिखार फिरदौस ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी ज़्यादा मैं ब्रिगेडियर साहब से इसका आगाज़ करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, ये एक मुसलसल एक लहर है दहशतगर्दी की जो हम खैबर पख्तूनख्वा में भी देख रहे हैं, एक के बाद एक वाक़यात, जैसा कि बन्नू में हुआ और दीगर, और अब बलूचिस्तान में भी एक ही पैटर्न हमें नज़र आता है। ट्रेन पर मवासलात के निज़ाम को अटैक करना और उसके अलावा एक कोऑर्डिनेटेड अटैक जो हमने देखा था मुख्तलिफ शहरों में आज से कुछ महीने पहले। सो ये अपनी नौयत के दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हैं। इस बढ़ती दहशतगर्दी की आपकी नज़र में क्या वजह है? देखें जी, मेरे ख्याल में टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब देखें कि चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा बन्नू में वाक़यात हुए हैं, और इसके बाद कल की मरवत में सराय नौरंग में वाक़या हुआ, इसके बाद जंड में एक सुसाइड हमला हुआ, नॉर्थ वजीरिस्तान में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हुए हैं, शिवा में हुआ, स्पिनवाम में हुआ, या बाजोड़ में रिसेंटली हमने वहाँ पे वाक़यात देखे हैं। और इसके बाद आप बलूचिस्तान में देखें, स्पेशली ये चमन फाटक वाला एरिया है, तो स्पेशली ये कंट्री टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हर जगह पे पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल दैट हैज रिजन, और पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक किस्म की नेगोशिएशन, सेंसिटिव नेगोशिएशन करवा रहा है। दुनिया सब मुतरिफ है पाकिस्तान की। उस मौके पे कोशिश इंडिया ने ये की है कि जो देखें का जो होल है अफगानिस्तान में, डेट बैक टू 1950, और उससे दिन से अफगानिस्तान इंडिया दोनों मिल के देखें, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दिल से कभी कबूल नहीं किया है। तो देयरफॉर दे आर हैचिंग कंस्पिरेसीज और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, चाहे वहाँ कम्युनिस्ट बादशाहत थी, कम्युनिस्ट थे, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी थी, या तालिबान थे, एवरी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फैसिलिटेट किया। चाहे पश्तून ज़ल्मी बनाए, पश्तूनिस्तान की बात हो रही है, या सो कॉल्ड ड्यूरन लाइन की बात की है, या बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट थी, थिंग ओरिजिनेट प्लेस जो अफगानिस्तान इंडिया थी। और मोस्ट रिसेंटली देखा ना 2018 में उन्होंने ये ब्रास बनाई जिसमें तमाम दहशतगर्द तंजीमों को जो बलोच थे उनको इकट्ठा किया है इंडिया ने, और उसको फिर उसके बाद से फिर 2020 में TTP को उनको इसमें जम किया। अल्टीमेट क्या है, देखें पाकिस्तान को ब्लीड करना चाहते हैं। एक ये इंप्रेशन दुनिया में देखें, जब ये सुसाइड हमला हुआ खबर बनी तो इंटरनेशनली एक बड़ा इंप्रेशन हुआ कि पाकिस्तान तो सेफ ही नहीं है, और स्पेशली बलूचिस्तान में हो, एंड स्पेसिफिकली आप जाफर एक्सप्रेस को टारगेट करते रहे। और ये जो ट्रेन थी ये तो एक शटल सर्विस के लिए थी, और जिसको आपने टारगेट किया। और देखा ना जिसने सुसाइड हमला किया है बिलाल शाबानी, रिपोर्टेडली जो अभी तक इतलात आ रही है, ये तो पिछले मार्च में इस मिसिंग पर्सन में शामिल था। उसके बाद ने कहा था कि बेटा मिल नहीं रहा है, और आज वो सुसाइडर्स में कि शामिल होकर वहां से निकला है।
सो मेरा ख्याल में कि जी। इंडिया अफगानिस्तान मिल के ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को ब्लीड करना चाहते हैं, बलूचिस्तान के डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर गोइंग आफ्टर सॉफ्ट टारगेट। देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस को वो पता है कि ये मुश्किल है, वहां पे कुछ नहीं हो सकता है, तो दियर को देखेंगे अगर बलोच है तो बलोचों के शहीद कर रहे हैं, खवातीन को इस्तेसाल कर रहे हैं, खवातीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा ख्याल में रियलाइजेशन है, देखें गजब लिल हक अफगानिस्तान में कंटिन्यू है, इट विल कंटिन्यू जब तक हमारे मतलूबा नताइज नहीं मिलते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, लेकिन उनका दे विल बी टेकन टू टास्क। चाहे देखें मैक्सिमम ऑफ जो ऑपरेशंस हुए थे लास्ट ईयर वो बलूचिस्तान में हुए थे। इसकी जो वजूहात ब्रिगेडियर साहब आपने बताई, मैं चाह रही हूँ इफ्तिखार को यहाँ से आगे मैं इसके ऊपर बात करूँ तफसीली तौर पर। ब्रिगेडियर साहब, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो पाकिस्तान की एक इस हवाले से हुकूमत का एक मौक़िफ़ भी है कि तालिबान हुकूमत ने हमारे साथ अदम ताउन किया, भारत की इन्वॉल्वमेंट है, और ये ज़ाहिर भी नज़र आता है कि पाकिस्तान के सिफारती किरदार बड़ा घटक भी रहा है पाकिस्तान के दुश्मनों की नज़र में। लेकिन जो वाक़यात इफ्तिखार हुए हैं, आपकी नज़र में अगर गैर मामूली चैलेंज है तो उससे निपटने के लिए वो गैर मामूली तब्दीलियाँ भी हमारी पॉलिसीज़ के अंदर आपको नज़र आती हैं? देखिए, जो नक्शा ब्रिगेडियर साहब ने जो है वो खींचा है इन सारी चीज़ों का, आई थिंक दो चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ हाईलाइट करना। एक तो ये जो बिल्डअप है, ये कोई एक दिन के अंदर जो है वो नहीं हुआ, और उन्होंने उसकी एक हिस्टोरिकल जो ट्रैजेक्टरी है वो बताई है कि कौन कौन से सबवर्सिव एलिमेंट्स थे ओवर द टाइम के, उसके अंदर जो है उन सब का एक मिल जोड़ और गठ जोड़ बनकर जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑक्सिलेट होता है, कभी उसमें इंटरनल जो है वो फ्रैक्चर्स जो है वो सबब बनते हैं, और कभी एक्सटर्नलाइज एलिमेंट्स होते हैं जो प्रॉक्सी वॉर की शक्ल में जो है वो नज़र आते हैं। इस दौर में जब हम बात करें अभी इस वक्त की, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पर एक्सटर्नल जो एक साया है इन्फ्लुएंस का, और उन्होंने तो सिर्फ अफ़गानिस्तान और इंडिया की जो है वो बात की, आई थिंक जो उसमें अब एस्केलेशन जो नज़र आती है उसमें एक इजरायली फैक्टर को हम इग्नोर जो है वो नहीं कर सकते, और ये इस तरह सामने नहीं आता जिस तरह आम लोग, क्योंकि ये बेसिकली इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस के रेलम की बातें होती हैं, तो जब आप इसको आवाम के सामने पेश करते हैं तो उनको तो वो चीज़ें नज़र आती हैं जो ग्रीवियंसेस का एक स्ट्रक्चर है कि डेवलपमेंट नहीं हुई और बाकी चीज़ें नहीं होती, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फीड इन जो है वो होती हैं, और बाकी लोग इसको जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। बलूचिस्तान की हद तक तो अब मेरे ख्याल से हमारी बहस को ज़्यादा इवॉल्व भी हो जाना चाहिए उन बुनियादी सर्विस लेवल की जो बात जो इम्पोर्टेंट बात है उसको एड्रेस करने के लिए मैं दो चीज़ें करना चाहता हूँ कि इस टाइम पर पाकिस्तान का जो न्यू फाउंड लीवरेज है, और हम एक सेंटर ऑफ डिप्लोमेटिक अटेंशन है, हमें चाहिए कि हम अपनी इस न्यू फाउंड लीवरेज को जो है वो काउंटर टेररिज्म स्फीयर के अंदर जो है वो ले जाएँ, क्योंकि दानिस्ता या गैर दानिस्ता हिस्टोरिकली जो लोग इस सारे मामले को बनाने के पीछे थे, वो उस टाइम पर हम जो है उनकी बिकरिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि अमन जो है वो आ जाए, और डायरेक्टली वो इस सारे मामले में स्टेक होल्डर्स हैं। अगर तो हम उन लोगों की इश्यूज़ जो है वो रिज़ॉल्व कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि अब वो हमारे इश्यूज़ भी जो है मिल के रिज़ॉल्व करें, क्योंकि जो पैटर्न देखने में आ रहा है बलूचिस्तान के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अटैक जिस दिन हुआ उस दिन एक ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन आना था, एक सबसे बड़ी कंपनी जो रेकोडेक के अंदर है वो ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट की है, उस दिन ये अटैक होना, और पर्टिकुलरली उस हफ्ते के अंदर होना जब एक आपने FC वेस्ट जो है वो अनाउंस की रेकोडेक की प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा पाकिस्तान ने जो है इस टाइम पर ऑफशोर ड्रिलिंग के जो 23 लाइसेंसेस थे वो इशू कर दिए, यानी आप वो ज़खायर निकाल रहे हैं जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी शामिल हैं। KP की अगर आप जो है वो बात करें, उधर का जो इशू है वो अफ़गानिस्तान से तो रिलेटेड है, लेकिन हमने अब बलूचिस्तान और KP के अंदर एक सेम्बलेंस जो है वो नज़र आती है, जिस तरह साउथ ऑफ KP के अंदर जो आपने जिक्र किया और सारे मामलात का, और ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि जिधर जो है वो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा ऑयल और गैस का ज़ख़ीरा मिला है वो कोहार्ड के अंदर है, जो साउथ ऑफ KP में है। अगर आप ट्रैजेक्टरी ऑफ अटैक्स जो है वो निकाल के देख लें तो ये उसी पॉइंट से जहाँ से निकल के आ रहे हैं, और उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि इस टाइम पर उस पर 14,000 बैरल निकल रहे हैं, लेकिन वो 1,45,000 बैरल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, और जो उधर की गैस है वो अगले 4 से 8 साल के दरमियान में पाकिस्तान की 60% नीड्स जो है वो पूरी कर सकती है। अगर तो आप ये अटैक्स जो है वो प्लॉट करते हैं नक्शे के ऊपर, आपको क्लियरली जो है ये नज़र आता है कि उसी के 50 to 80 किलोमीटर्स के रेडियस के दरमियान में ये सारे अटैक्स जो है वो हो रहे हैं। उन ऑयल कंपनीज़ को वहाँ पर काम नहीं करने दिया जा रहा। इट्स अ वेरी क्लियर कट पैटर्न ऑफ प्रॉक्सी वॉरफेयर। बहुत अहम बात है। मज़ीद बातचीत होगी एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये हमें एक पैटर्न जिस तरह इफ्तिखार बता रहे नज़र आता है, जहाँ ज़रा भी डेवलपमेंट होने का चांस है, जहाँ पर कोई पोटेंशियल भी नज़र आ रहा है, उस जगह को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। सो आपकी नज़र में अब हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस नए चैलेंज के हवाले से हैं, या उसका भी एक असर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है? आप इस सारी सिचुएशन को किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो सारी बात है, इसको जैसे भी इफ्तिखार साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि हम दुनिया के मसले हल करा रहे हैं, तो दुनिया हमारा क्या मसला हल करवा रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर चाइना है, तो मेरा ख्याल है दुनिया के तमाम लीडर्स से जब मुलाकात हो तो ये जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है इसका भी जिक्र होना चाहिए, और जो अफगानिस्तान साइड से हो रही है इसका भी होना चाहिए। इसकी देखिए, एक है कि ठीक है हम अपना काम कर रहे हैं, एक है कि जिस अंदाज से हमें जो इंडिया की तरफ से सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इस वक्त जयशंकर साहब के जितने अच्छे आमिर मुत्तकी साहब से ताल्लुकात हैं और जितनी स्पेस उनको दी जा रही है भारत को, मैं समझता हूँ क्या इसको ग्लोबल स्टेज पर डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो ठीक है कि हम मसरूफ़ हैं इस वक्त और हमें चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं लेके जाना चाहिए कि एक तरफ हम टॉक्स करवा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये कहें कि जनाब ये बलूचिस्तान के मसले को देखें, ये थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी इस सेंस में कि एक बड़े कॉज पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन उतना पाकिस्तान का कॉज भी उतना ही बड़ा है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनलाइज करने की ज़रूरत है इस इशू को, और आप भारत को कटहरे में खड़ा करें। जो इस वक्त आरएसएस का इमेज है इंडिया के अंदर कि वो जो वेंडलिज्म करते हैं, जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, टाइट टर्न हो गई है। इंडिया ने आज से कुछ अर्सा पहले जब वेस्ट का प्रेशर पाकिस्तान पे आता था कि जनाब अफगानिस्तान में चीज़ें प्रॉपर नहीं हो रही, तो वो कहते थे जी हमें तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ये राइट टाइम है, पाकिस्तान को टाइट करें, पाकिस्तान को प्रेशर करें कि पाकिस्तान पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। अब हमें दुनिया कहती है कि ये सोल्यूशन देते हैं, और इन्होंने जंग लड़ी है और ये अपने मुल्क का दिफा करना है। अब हमें बताना चाहिए कि किस तरह हमारे ऊपर प्रॉक्सी वार मुसल्लत की जाती है, किस तरह इंडिया के अंदर जो मुसलमानों को जो उनके साथ किया जाता है, जिस तरह बांग्लादेश के साथ इन्होंने जो उसके यूनुस के आने के बाद किया। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर या बाकी लोग इस पे ना काम करें, लेकिन एक बड़े पैमाने पे ग्लोबल कैंपेन ज़रूर चलनी चाहिए। अभी हाल ही में आरएसएस की लीडरशिप आई हुई थी अमेरिका में, और वो हडसन इंस्टीट्यूट में उन्होंने आके अपना बताया, केस लड़ा और कहा कि हमें समझें, हम आपके दोस्त हैं। तो इट मीन्स कि वो मुश्किल में है, और आरएसएस का इमेज दुनिया में बड़ा गंदा हुआ है, और मोदी साहब के बारे में ये तासुर है कि जो जितनी भी जो हॉकिश पार्टीज हैं, ग्रुप्स हैं, उनको मोदी साहब इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड लेवल पे तकसीम पैदा करने के लिए, और ख़ुद ये बीजेपी में बैठ के ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अपने हासिल करते हैं हिंदू मुस्लिम डिवाइड को। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास मौके हैं कि हम इसको प्रॉपर्ली इसको टेकअप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है इसमें। ब्रिगेडियर साहब, आपका मुख्तरन आखिर में अफगान फिर तो हुकूमत के मामले को कैसे, वो तो एक तरह से इंटरनेशनलाइज हुआ, ममालिक ने बातचीत करवाई, पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे एग्री भी किया, जो दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं दीगर ममालिक के लिए भी एक ख़तरा है। सो अब अफगान तालिबान के साथ का मामले को किस तरह आगे लेकर चला जाना चाहिए? मेरा ख्याल में एक कंसेंसस बिल्ड हो रहा है, और अब रिसेंटली देखे ना कि एडमिरल कूपर जो सेनेट आर्म कमेटी के सामने पेश हुए, तो उन्होंने भी पाकिस्तान के एफर्ट्स की बात की है, और पाकिस्तान का क्रिटिकल पार्टनर है। इससे पहले जनरल कुरेला थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज ए फिनोमिनल पार्टनर है, वार ऑन टेरर की बात की थी। तो वो अब समझते हैं। सो देयरफॉर मेरा मानना ये है, क्योंकि सारी इस वक्त कंसंट्रेशन ईरान के ऊपर है, मिडिल ईस्ट पे है, लेकिन जब चीज़ें सेटल होंगी इसके बाद पाकिस्तान के रेट, तो आई एम श्योर कि अमेरिका इसमें हेल्प आउट करेगा। क्योंकि देखें 9/11 के बाद जो हमले अफगानिस्तान में हुए थे, इट वॉज बिकॉज ऑफ अल-कायदा। मैं ब्रिगेडियर साहब की इसी बात पे कंक्लूड, उनसे रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, लेकिन ये अब जो पाकिस्तान दहशतगर्दी है इसमें जो भारत का किरदार है और पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, इस हवाले से मेजर टेक अवे हमारी इस गुफ्तगू में से यही था कि पाकिस्तान को भी अब दुनिया के ममालिक को ये कहना होगा कि अपना किरदार अदा करें इस सिलसिले में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।